नमस्कार दोस्तों, मैं राजीव खन्ना स्वागत करता हूं आपका ब्रजेश यदुवंशी मैथ क्लासेस पर। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, रोज़ाना हम लोग हिंदी की एक अच्छी सी वीडियो आपके लिए लाते हैं। तो दोस्तों, इस समय जो हम पढ़ रहे हैं वो शब्द भेद पढ़ रहे हैं, और शब्द भेद में हमने 2 वीडियो पहले से अपलोड कर दिए हैं। अगर आपने नहीं देखे हैं तो आपसे मेरी गुजारिश है कि आप उन वीडियो को देख लें। तो दोस्तों, शब्द भेद का आज हम पार्ट 3 पढ़ेंगे। सबसे पहले पार्ट में यानी पार्ट नंबर 1 में हमने पढ़ा था कि शब्दों का आधार क्या होता है बांटने का। तो हमने देखा था शब्दों को 4 आधार पर बांटा गया था, जिसमें से कि पहला आधार हमने उसी दिन कवर कर लिया था, और दूसरा आधार हमने कल कवर किया था, जिसमें हमने पढ़ा था व्युत्पत्ति के आधार पर, रचना के आधार पर या बनावट के आधार पर शब्दों को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो दोस्तों, उसके अंतर्गत आपने पढ़ा था कि रचना के हिसाब से शब्दों को 3 प्रकार से बांटा गया था, ऋण शब्द, यौगिक शब्द और योग ऋण शब्द। तो दोस्तों, उम्मीद करते हैं वो वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो दोस्तों, आज जो हम पार्ट 3 पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे दोस्तों हम रूप या प्रयोग के आधार पर, रूप या प्रयोग के आधार पर, ठीक है। और ये दोस्तों हमारा क्रम में तीसरा आधार था शब्दों के वर्गीकरण का, रूप या प्रयोग के आधार पर, ठीक है। तो दोस्तों, रूप या प्रयोग के आधार पर शब्दों को 2 प्रकार से विभक्त किया गया है, विभक्त किया गया है, ठीक है। तो पहला क्या है दोस्तों? पहला है इसमें विकारी शब्द, और दूसरा है इसमें अविकारी शब्द, ठीक है। तो यहाँ से दोस्तों आपके बहुत सारे प्रश्न बनते हैं आपकी परीक्षाओं में। जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि इस समय जो वैकेंसियाँ चल रही हैं, जैसे कि यूपीएसआई और यूपी में पैट की, तो दोस्तों दोनों ही परीक्षाओं के लिहाज से आपका हिंदी का सिलेबस बहुत ज़्यादा उपयोगी हो जाता है। तो दोस्तों, हमारा जो कदम है वो उसी दिशा में जा रहा है कि आपके लिए एक अच्छा मार्गदर्शन हो, आपके लिए एक अच्छा कंटेंट हम लोग दे पाएँ, ठीक है दोस्तों। तो आप सारी वीडियो लगभग देखते हैं, आप जितने भी हमारे स्टूडेंट्स हैं। तो दोस्तों, इस समय आपको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, क्योंकि समय कम है और मेहनत हमें ज़्यादा करनी है। तो उसी क्रम में दोस्तों हम भी आपके साथ मेहनत कर रहे हैं, आप भी हमारे साथ मेहनत कीजिए, और सफलता एक दिन दोस्तों देख लेना निश्चित रूप से आपके कदमों में होगी, ठीक है। तो इन्हीं शुभकामनाओं के साथ आज का वीडियो अब आगे बढ़ाते हैं, ठीक है। अब विकारी शब्द, अविकारी शब्द, ये दोस्तों रूप या प्रयोग के आधार पर इसको बांटा गया था। अब देखते हैं दोस्तों विकारी शब्द क्या होते हैं या अविकारी शब्द क्या होते हैं। लेकिन दोस्तों, जो मैं आपसे रोज़ एक बात बताता हूँ वो ये बताता हूँ कि आप परिभाषाओं पे ज़्यादा फोकस किया कीजिए, क्योंकि दोस्तों ये और ये तो हम समझ ही लेंगे, लेकिन आजकल जो एक ट्रेंड है, परिभाषाओं से पूछा जाता है कि रूप के आधार पर शब्दों को कितने प्रकार से बांटा गया है, या फिर प्रयोग के आधार पर शब्दों को कितने प्रकार से बांटा गया है। तो सीधे सीधे आपका जवाब हो जाता है 2 प्रकार से बांटा गया है। तो इसलिए दोस्तों हर वीडियो में आपको जोर देकर वही बातें बताता हूँ जहाँ आपको ज़्यादा ध्यान देने की आवश्यकता है। तो चलिए बढ़ते हैं आगे और शुरुआत करते हैं विकारी शब्द से। विकारी शब्द क्या होते हैं और इनकी पहचान कैसे होती है और क्या इनकी परिभाषा होती है। तो जो दोस्तों हमारा नंबर 1 पर है वो है विकारी शब्द। विकारी शब्द, अब दोस्तों ये कौन से शब्द होते हैं? तो दोस्तों इसमें आप लिखेंगे वे शब्द जिनमें लिंग, वचन या कारक के आधार पर मूल शब्द में परिवर्तन आ जाता है, वे सारे के सारे विकारी शब्द होते हैं, ठीक है। इन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है, मतलब लिंग, वचन और कारक के आधार पर क्या हो जाता है? इन शब्दों में परिवर्तन हो जाता है। दोस्तों मैं आपसे कहता हूं कि आप एक कॉपी और पेन लेकर बैठा कीजिए, क्योंकि जो मैं बोलता हूं अगर वो आपके काम का है तो आप उसको नोट भी कर लिया कीजिए, क्योंकि दोस्तों मेरे पास थोड़ी समय की पाबंदियां होती हैं, मैं पूरी भरी भाषा बोर्ड पर नहीं लिख सकता हूं। अभी थोड़ी सी कैपेसिटियां, थोड़ी सी फैसिलिटी हमारे पास थोड़ा कम है, लेकिन आप लोगों का अगर ऐसे ही साथ रहा तो धीरे धीरे हम सब अरेंज कर लेंगे। अभी थोड़ा सा लॉकडाउन का भी सीज़न चल रहा है, तो इसलिए चीज़ें मार्केट में अवेलेबल भी नहीं है। सोच रहे थे बहुत दिनों से कि आपके लिए लाइव क्लास लेकर के आएँ, पर थोड़ा सा लाइट की व्यवस्था ऐसी ही है, तो इसलिए
अभी थोड़ा मुमकिन नहीं है, लेकिन कोशिश जारी है। तो इसलिए दोस्तों तब तक आप ऐसे ही काम चलाइए। लिंग वचन कारक के आधार पर इन शब्दों में परिवर्तन आ जाता है। जो मूल शब्द होता है ना, उसमें परिवर्तन आ जाता है। तो बे शब्द क्या होते हैं? विकारी। आइए अब इसको हम एक उदाहरण से समझ लेते हैं। देखो दोस्तों, मैंने यहाँ पर लिखा लड़का। क्या लिखा मैंने यहाँ पर लिखा मैंने लड़का। लड़का एक शब्द है ना, लड़का एक मूल शब्द है। अब इसमें दोस्तों लिंग के हिसाब से परिवर्तन करके देखते हैं। आपको पता है दोस्तों, हमारे हिंदी में लिंग के दो प्रकार होते हैं, स्त्रीलिंग और पुरुष लिंग। ठीक है, तो ये पुरुष लिंग है। अब इसको लिंग के आधार पर हम चेंज करेंगे, तो इसको दोस्तों हम लड़की कर सकते हैं। ठीक है, तो मूल शब्द में परिवर्तन आ गया लिंग के आधार पर। अब वचन के आधार पर देखते हैं दोस्तों। लड़का एक वचन है, एक वचन और बहुवचन दो हमारे वचन होते हैं हिंदी व्याकरण में। तो दोस्तों लड़का एक वचन है, अगर मैं इसको लड़के कर देता हूँ तो ये हो जाएगा बहुवचन। तो आपने देखा दोस्तों, वचन के हिसाब से भी इसमें परिवर्तन आ जाता है। कारक के हिसाब से अगर आप देखेंगे तो लड़के के लिए पानी लाओ, लड़के के लिए पानी लाओ, या फिर यही हो जाएगा लड़कों के लिए पानी लाओ, लड़के के लिए पानी लाओ, लड़कों के लिए पानी लाओ, है ना। तो कारक के हिसाब से भी इसमें परिवर्तन आ जाता है। तो दोस्तों जिन मूल शब्दों में इन तीन आधार पर परिवर्तन आ जाए, लिंग वचन और कारक के आधार पर परिवर्तन आ जाए, तो उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? विकारी शब्द कहते हैं। जैसे कि लड़का क्या हो गया हमारा? विकारी शब्द हो गया। उम्मीद करते हैं दोस्तों यहाँ तक आपको अच्छे से समझ में आया होगा। अब दोस्तों देख लेते हैं कि विकारी शब्दों में किन किन शब्दों को शामिल किया गया है। ठीक है, ये सारी बातें आपके काम की हैं, आप सारी बातों को नोट करते चलें। देख लेना, एक ना एक दिन दोस्तों आप हिंदी के अच्छे टीचर बन के दिखा दोगे और आप अपनी परीक्षाओं में एक अच्छा स्कोर करोगे दोस्तों, अगर आपने मेरे साथ मेहनत की। तो दोस्तों इसमें जो शब्द शामिल किए गए हैं वो होते हैं दोस्तों सभी संज्ञा शब्द। दोस्तों अभी संज्ञा हमने शुरू नहीं किया है, खासतौर पर यूपीएसआई के लिए तो बहुत ज़्यादा अनिवार्य हो जाता है, लेकिन दोस्तों अभी हम करेंगे आगे संज्ञा शुरू। तो मैं आपको अभी जानकारी के लिए बता देता हूँ, संज्ञा 5 प्रकार की होती है। तो पांचों प्रकार की संज्ञाओं के जितने भी शब्द हुए, ठीक है दोस्तों, वो सारे के सारे शब्द क्या होंगे? आपके विकारी शब्द होंगे। ठीक है, फिर है सर्वनाम। सर्वनाम में मतलब संज्ञा में क्या हो सकता है? किसी का नाम हो सकता है, किसी समूह का नाम हो सकता है, ग्रुप का नाम हो सकता है ना, और या फिर किसी भाव का नाम हो सकता है। तो जितने भी ये पांचों प्रकार की संज्ञाओं में जितने भी शब्द बनेंगे, संज्ञा आप पढ़ लेंगे ना एक बार, उसमें देख लेंगे 5 प्रकार की कौन कौन सी संज्ञाएं हैं, कौन कौन से इसमें शब्द आते हैं, तो वो सारे ही शब्द विकारी शब्द होते हैं, आपको समझ में आ जाएगा। फिर है सर्वनाम। सर्वनाम जैसे वह, यह, मैं, तुम, ये जितने भी शब्द होते हैं ये भी सारे के सारे क्या होते हैं? विकारी शब्द होते हैं। विशेषण, विशेषण के जितने, विशेषण किसे कहते हैं दोस्तों? ये हम आगे पढ़ेंगे, संज्ञा सर्वनाम विशेषण अभी हम लोगों ने पढ़ा नहीं है, आगे पढ़ेंगे, लेकिन केवल आपकी जानकारी के लिए बताना इस समय ज़रूरी था। विशेषण शब्द जितने भी होंगे, विशेषण शब्द वो होते हैं दोस्तों जो किसी की विशेषता बताते हैं, जो विशेष्य की विशेषता बताते हैं, उन शब्दों को विशेषण कहते हैं। जैसे कि नीला, तो नीला का हम नीले कर सकते हैं। पीला, पीला का हम पीले कर सकते हैं। अच्छा, है ना, जैसे वह इंसान बहुत अच्छा है, तो अच्छा क्या है? उसकी विशेषता है, अच्छा विशेषण शब्द है। तो अच्छा का हम अच्छे भी कर सकते हैं। तो मूल शब्द में परिवर्तन आ जाता है। तो विशेषण जितने होते हैं वो सब होते हैं। फिर दोस्तों क्रिया, क्रिया के जितने भी शब्द होंगे वो सारे के सारे विकारी शब्द होंगे। जैसे कि खेलना, कूदना, रोना, हंसना, सोना, उठना, बैठना, ये सारे के सारे क्या होंगे? विकारी शब्द होंगे। तो इसमें दोस्तों बहुत सारे शब्द आ सकते हैं। मैंने बताया आपको 5 प्रकार की संज्ञा और पांचों प्रकार की संज्ञाओं के शब्द। सर्वनाम जितने भी प्रकार के होते हैं, विशेषण जितने भी होते हैं, क्रिया जितनी भी क्रियाएं होती हैं वो सारी की सारी विकारी होते हैं। तो इन शब्दों को हम विकारी शब्द में कन्वर्ट कर लेते हैं या मान लेते हैं। अब दोस्तों बात आती है कि यहाँ से सवाल कैसे पूछा जाता है। यहाँ से सवाल ऐसे पूछा जा सकता है दोस्तों कि निम्नलिखित में से कौन सा समूह विकारी शब्द का नहीं है? 3 इसमें से दे देगा और 1 आपका कहीं और से उठा करके दे देगा। तो जो अलग से होगा ना वही आपका सही उत्तर होगा। या फिर ऐसे पूछ लिया जाएगा कि निम्नलिखित में से विकारी शब्द बताइए, तो दोस्तों उसमें ये आपको मिलेगा संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, क्रिया। इनमें से एक भी अगर आपको मिल जाए तो वही आपको शामिल कर लेना है कि हाँ यही हमारा आंसर है, क्योंकि सर ने हमें बताया था कि विकारी के अंदर संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण और क्रिया, इनके जितने भी शब्द होते हैं वो सारे के सारे विकारी शब्द होते हैं। उम्मीद करते हैं दोस्तों ये सेशन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा, क्या विकारी शब्द होते हैं और क्यों होते हैं और किस लिए इनको हम विकारी कहते हैं। विकारी का मतलब ही दोस्तों परिवर्तन होता है, इसके नाम में ही इंक्लूड है, इसका दूसरा अर्थ होता है परिवर्तन। ठीक है, अब चलते हैं दोस्तों अविकारी शब्द की ओर।
ठीक है। अब अविकारी शब्द क्या होते हैं? अविकारी शब्द, जो शब्द अपने मूल रूप में ही प्रयोग में आते हैं। आप लिख लेना इसमें, वे शब्द जो मूल रूप में ही प्रयोग में आते हैं, प्रयोग में आते हैं। ठीक है, पहली बात तो ये आ सकती है कि वे शब्द जो अपने मूल रूप में ही प्रयोग में आते हैं उन्हें क्या कहते हैं? अविकारी। दूसरी बात इसमें ये आ सकती है कि लिंग वचन कारक के आधार पर परिवर्तन ना हो तो उन शब्दों को क्या कहते हैं? तो दोस्तों आपका जवाब होगा अविकारी कहते हैं, अविकारी शब्द कहते हैं। ठीक है, या फिर ये भी आ सकता है कि ये शब्द सदैव एक जैसे रहते हैं। वो क्या होते हैं? वो भी दोस्तों हमारे अविकारी होते हैं। इनमें से कोई सी 3 बातें मैंने आपको बताई, तीनों में से कोई सी भी बात अगर आपसे पूछ ली जाए तो आपका जवाब एक ही होगा। क्या होगा? कि अविकारी शब्द होते हैं। वे शब्द जो मूल रूप में प्रयोग में आते हैं अविकारी होते हैं। जिनमें लिंग वचन कारक के आधार पर कोई परिवर्तन नहीं होता, अविकारी होते हैं। वे शब्द जो सदैव एक जैसे रहते हैं, क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। ठीक है, अब दोस्तों जब मैंने आपको कारक पढ़ाया था तो उस दिन मैंने आपको बताया था कि जब हम अविकारी शब्दों के बारे में पढ़ेंगे तब हम आपको बताएंगे कि जो सबसे पहला जो हमारा समास था अव्ययी भाव समास, अव्ययी भाव। तो दोस्तों इसमें आपने देखा था अव्यय जो बना हुआ है दोस्तों वो अव्यय से बना हुआ है। इसमें आई जो है क्या है? बड़ी ई इसमें प्रत्यय है, तब जाके ये अव्ययी बन गया है ना। लेकिन मूल शब्द क्या है? इसमें अव्यय है। तो दोस्तों वो समास जो अव्यय से बना हो उसको क्या कहते हैं? हम अव्ययी भाव समास कहते हैं। ठीक है, जिसका पहला पद प्रधान होता था, याद कीजिए दोस्तों। ठीक है, तो अव्यय शब्द का मतलब ही दोस्तों अविकारी शब्द था। ठीक, मतलब आपने देखा होगा जब हम अव्ययी भाव समास पढ़ रहे थे, जितने भी उसके एग्जाम्पल थे, उसका पहला जो शब्द होता था, पहला जो पद होता था, है ना, 2 पद होते हैं ना, उत्तर पद पूर्व पद। तो जो उत्तर पद होता था वो दोस्तों अव्यय होता था, है ना। जैसे कि कोई उपसर्ग उसमें लगा हुआ होता था या फिर अव्यय लगा हुआ होता था। उसी आधार पर दोस्तों उसका नाम अव्ययी भाव समास पड़ा है। जैसे कि आपने देखा होगा प्रतिदिन, है ना, प्रतिदिन अव्ययी भाव समास है। भरपेट क्या है? अव्ययी भाव समास है। तो ये जो पहला यानी कि जो इसका पहला पद है ये हमारा क्या है? अविकारी है। इनमें कभी भी चेंज नहीं आ सकता। ठीक है दोस्तों, तो इसलिए दोस्तों उसे हम अव्ययी भाव समास कहते थे। और आपसे अगर पूछ लिया जाए अव्ययी जो शब्द होते हैं उन्हें हम दूसरा किस नाम दे सकते हैं, तो दूसरा जो नाम है दोस्तों वो अविकारी है। हम कह सकते हैं अविकारी शब्दों को ही अव्यय शब्द कहते हैं और अव्ययी शब्दों को हम अविकारी शब्द कहते हैं। तो बस नाम अलग अलग हैं, मतलब एक ही है। दूसरा मतलब क्या हो गया? अव्यय, है ना। तो मैं यहाँ पर ब्रैकेट में लिख देता हूँ जो हमेशा आपको याद रहे, अव्यय, अव्यय शब्द या अविकारी शब्द, ये एक से ही होते हैं। अब दोस्तों ये कौन कौन से होते हैं इसके बारे में हम चर्चा कर लेते हैं, क्योंकि आपसे एग्ज़ाम में हमेशा ये बातें पूछ ली जाती हैं। ठीक है, तो दोस्तों इसमें जो शब्दों को शामिल किया गया है वो होता है क्रिया विशेषण अव्यय। यहाँ पर थोड़ा सा आपको परेशानी पड़ सकती है, वहाँ पर क्रिया था और यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय है। जो क्रिया की विशेषता बताता है अव्यय, उसको हम क्रिया विशेषण, वहाँ पर केवल क्रिया था और यहाँ पर क्रिया विशेषण अव्यय है जो क्रिया की विशेषता बताता है। कल, अब, कब, आज, इस तरीके के जो शब्द होंगे वो सारे के सारे क्रिया विशेषण अव्यय होते हैं। ठीक है दोस्तों, फिर दूसरी बात इसमें आ सकती है दोस्तों संबंधवाचक या संबंध बोधक, कुछ भी आप लिखें जैसा आपका मन हो, अव्यय। संबंध बोधक अव्यय का मतलब ये होता है दोस्तों जो एक शब्द से दूसरे पद में संबंध स्थापित करे, उन शब्दों को हम क्या कहते हैं? संबंध बोधक अव्यय कहते हैं। मतलब एक पद की दूसरे पद में संबंध स्थापित करे, जैसे कि में, से, पर, के ऊपर, के नीचे आदि, है ना।
तो ये जो होते हैं ये एक पद की दूसरे पद से संबंध बनाते हैं, और ये हमेशा दोस्तों ऐसे ही प्रयोग। क्या आप इसमें परिवर्तन कर सकते हैं लिंग के आधार पर या कारक के आधार पर या वचन के आधार पर? नहीं कर सकते ना। अब में, कब में, आज में हम परिवर्तन नहीं कर सकते। ऐसे ही जितने शब्द मैंने ये यहाँ पर लिखे हैं, तो इसकी परिभाषा के हिसाब से अगर हम देखें कि इनमें हम कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते। ठीक है, तुम कल आए थे, तुम क्या है? एक बहुवचन है हिंदी के हिसाब से। तुम कल आए थे, है ना, कल आए थे, कल वैसा ही है। मैं आज आया था, कल वैसा ही है। मैं कल आया था या तुम कल आए थे। तो यहाँ पर लिंग के हिसाब से, या राम, ऐसे कर लेते हैं, राम आज आया, राम आज आया, है ना। तो आज दोस्तों ऐसा का ऐसा ही रहेगा, आप यहाँ पर कितना भी चेंज करते रहें, है ना। आज वैसा का, यहाँ पर चाहे सीता लिख दें, लिंग चेंज कर देंगे, फिर भी यहाँ पर आज ही रहने वाला है। तो ऐसे शब्द जो लिंग, वचन और कारक के आधार पर कभी भी उनमें परिवर्तन नहीं होता, वो क्या होते हैं? हमारे अव्यय शब्द होते हैं या फिर अविकारी शब्द होते हैं। इनमें से आप किसी भी शब्द में परिवर्तन नहीं कर सकते। अब आता है दोस्तों समुच्चयवादक, समुच्चयबोधक, समुच्चयबोधक अव्यय। ये क्या होते हैं दोस्तों? समुच्चयबोधक जो एक उपवाक्य से दूसरे उपवाक्य में जोड़ने का काम करते हैं, है ना। एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से जोड़ने का कार्य करते हैं, उन शब्दों को हम कहते हैं समुच्चयबोधक। क्योंकि ये अव्यय होते हैं इसलिए इनको अव्यय शब्द कहते हैं। जैसे कि और, परंतु, किंतु, इसलिए और क्योंकि। अब उपवाक्य को कैसे जोड़ते हैं? ठीक है, जैसे कि मैंने कहा मैं घर जल्दी गया, है ना। मैंने एक उपवाक्य बोला, मैं घर जल्दी गया। ये उपवाक्य है, पूरा वाक्य नहीं है। अब मैंने क्योंकि लगा दिया इसमें, मैं घर गया क्योंकि, है ना। इसको अच्छे से समझ लेते हैं। मैं घर जल्दी गया, अभी क्योंकि नहीं लगाते हैं, है ना। मैं घर जल्दी गया, इसको थोड़ा सा इधर लिख लेते हैं। इसका ही एग्जाम्पल देकर मैं आपको बता रहा हूँ अभी क्योंकि का, है ना। मैं घर जल्दी गया, है ना, बारिश होने वाली थी। ये मैंने दो उपवाक्य यहाँ पर लिख दिए। एक, मैं घर जल्दी गया, बारिश होने वाली थी। तो दोस्तों ये अलग अलग सेंस में आपको समझ में आ रहा होगा। आपको लग रहा होगा ये अलग बात है, लेकिन ये अलग बात है, ऐसा ही आपको फील हो रहा होगा। लेकिन जैसे ही दोस्तों इस उपवाक्य के बीच में, दोनों उपवाक्यों के बीच में हम क्योंकि लगा देंगे तो ये पूर्ण वाक्य बन जाएगा। क्योंकि से, मैं घर जल्दी गया क्योंकि बारिश होने वाली थी। तो एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से जो शब्द जोड़ते हैं उन्हें बोलते हैं समुच्चयबोधक। और समुच्चयबोधक जितने भी शब्द होते हैं दोस्तों, वो सारे के सारे क्या होते हैं? विकारी, अविकारी होते हैं या अव्यय होते हैं। ठीक है, जैसे कि ये मैंने आपको सबसे अच्छा एग्जाम्पल दे करके बताया, है ना। तुम खाना खाओ, एक बात खत्म हो गई। पानी पी लो, दो बातें हो गई। एक उपवाक्य क्या हो गया? तुम खाना खाओ। दूसरा उपवाक्य क्या हो गया? पानी पी लो। लेकिन जैसे ही आप इसमें और लगा देंगे, तुम खाना खाओ और पानी पी लो, तो दोनों उपवाक्य को किसने जोड़ा? और ने जोड़ा। तो जो दो उपवाक्य को जोड़ने का कार्य करते हैं उन्हें हम कहते हैं समुच्चयबोधक। ठीक है, उम्मीद करते हैं दोस्तों अच्छे समझ में आया होगा। अब बढ़ते हैं आगे, लास्ट बचा और इसमें होता है तुम्हारा विस्मयाधि बोधक। विस्मयाधि बोधक अव्यय, जिसमें कि आहा, ये निशान आपको मिलेगा। आह, विस्मयाधि बोधक निशान बोलते हैं इसको। अरे, है ना। ये जितने भी शब्द होते हैं दोस्तों, ये सारे के सारे क्या होते हैं? अविकारी शब्द होते हैं। अविकारी शब्द, क्रिया विशेषण अव्यय, इनमें आप कभी भी परिवर्तन नहीं कर सकते। संबंधवाचक अव्यय, इनमें आप कभी भी परिवर्तन नहीं। ये एक पद की दूसरे पद से संबंध बताते हैं
और समुच्चय बोधक एक उपवाक्य को दूसरे उपवाक्य से जोड़ते हैं। मैं चाहूं तो इनका सबका एक एक उदाहरण देके आपको समझा सकता हूं कि कैसे उपवाक्य को जोड़ते हैं, लेकिन दो का मैंने बताया, और का और क्योंकि का, परंतु का, किंतु का और इसलिए का भी बता सकता हूं, लेकिन समय थोड़ा ज़्यादा लगेगा, आप घर पर ट्राई करना। विस्मयादि बोधक, आहा, आहा, अरे, इस तरीके के जो शब्द होते हैं ये सारे के सारे क्या होते हैं, अभिकारी होते हैं, क्योंकि इनमें लिंग वचन और कारक के आधार पर हम परिवर्तन नहीं कर सकते। ये अपने मूल रूप में ही प्रयोग में आते हैं, जैसे होते हैं वैसे ही रहते हैं, इनमें कोई परिवर्तन नहीं होता। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आज की क्लास, आज की वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अच्छी लगी हुई है दोस्तों कमेंट के माध्यम से आप ज़रूर बताएं और लाइक करें, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें दोस्तों। और चैनल अभी तक अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें। अगर दोस्तों आप इसी तरह की और वीडियो देखना चाहते हैं तो आपको सब्सक्राइब तो करना ही होगा, क्योंकि दोस्तों अगर आप सब्सक्राइब नहीं करेंगे तो आपको पता नहीं चलेगा कि हमने वीडियो कब डाला है। दोस्तों जहां पर हमारा टाइटल लिखा हुआ आता है ना, क्लास का नाम आपने देखा होगा वीडियो के नीचे लिखा हुआ आता है, उसी के बराबर में छोटा सा एक निशान होता है इस तरीके का, है ना, नीचे को चोंच होती है, तो इसे आप दबाना और देखना एक लिस्ट खुल जाएगी, मतलब डिस्क्रिप्शन खुल जाएगा। तो उसमें थोड़ा सा हिंदी में कुछ आपको लिखा हुआ मिलेगा जो मैंने लिख करके डाला है, फिर उसे आप ऊपर करना, धीरे धीरे ऊपर करेंगे तो वहाँ पर दो प्ले लिस्टें आपको मिलेंगी। एक तो मिलेगी हिंदी व्याकरण और एक मिलेगी दोस्तों आपको संविधान की, ठीक है। तो दोस्तों दोनों ही वीडियो में या दोनों ही क्लासों में मैं बहुत ज़्यादा मेहनत करता हूं, आप देखना, आपको बहुत पसंद आएंगी। अगर आपने नहीं देखा है तो जैसे मैंने बताया है कि जो आप वीडियो देख रहे हैं इसी समय, उसी के बराबर नीचे को टाइटल लिखा हुआ होगा, मतलब नाम यहाँ पर क्लास का है ना, जो भी आज हम पढ़ा रहे हैं, उसके बराबर में इस तरीके का एक छोटा सा चिन्ह होगा, उस पर आप जैसे ही क्लिक करेंगे ना और हिंदी में आएगा लिखा हुआ, उसे आप ऊपर करना फिर अंगूठे से, फिर देखना हिंदी की क्लासें उसमें आ जाएंगी और संविधान आएगा, तो नीला नीला जो लिंक है उस पर आप क्लिक करना, सारी वीडियो आपके सामने खुल करके आ जाएंगी और आप उसका सदुपयोग करें, अच्छे से दोस्तों पढ़ें और आगे बढ़ें। ठीक है दोस्तों, तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।